नमस्कार। बोलना भारत पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं राहुल कठेरिया जी। बहुत स्वागत है कठेरिया जी आपका भी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, काफी जी। राजनीतिक पकड़ आप रखते ही हैं। बात आप ही की पार्टी से भी होगी और खासकर अ, राजेंद्र पाल गौतम जी जो यहाँ के प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। क्योंकि देख रहा हूं मैं इधर काफी दिनों से दलित वोट बैंक को साधने के चक्कर में जी। कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी और भाजपा तीनों पार्टियां अपने अपने ढंग से अपने हिसाब से गुड़ागली सेट कर रही हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने भी आर के चौधरी, प्रीति सरोज, अवधेश प्रसाद ऐसे नेताओं को पार्टी में लिया भी है और उनसे पूरा पूरा काम करवा रही है और कहीं ना कहीं उन्हें एक अलग से जिम्मेदारी दी जा रही है। और कांग्रेस पार्टी ने तो एकदम ही से उलट कर दिया। उन्होंने तो राजेंद्र पाल गौतम जी को प्रभारी बना दिया इतने बड़े प्रदेश का। अब ये बताइए कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या दलितों पे ही फोकस करने की है या कुछ और भी उसके पीछे? देख सर, मेरा मानना ये है कि अ, कांग्रेस पार्टी का एक वक्त में अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट था वो एक दलित वर्ग था, माइनॉरिटीज था, सवर्ण समाज, ये मुख्य रूप से माना जाता था। लेकिन एक वक़्त में फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बदला, क्षेत्रीय दल हावी हुए, क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, तो फिर धीरे-धीरे क्षेत्रीय राजनेताओं की वजह से कांग्रेस का जो है नुकसान ही होता चला गया। अब फिर से अब है क्या जो जो बात आप बोल रहे हैं कि दलित केवल दलितों पर ही फ़ोकस है, तो मैं बता दूँ आपको, अ, चाहे कोई भी दल हो, क्षेत्रीय दल हो, कोई भी दल हो, इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ नहीं पाएगा। बीजेपी से अगर कोई लड़ पाएगा तो केवल कांग्रेस लड़ पाएगी। कांग्रेस रूपी छाते के नीचे सबको आना पड़ेगा। अब कहे चाहे कोई कुछ भी कहे कि साहब हम ये कर रहे हैं, हम साहब वो कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए ना आप, ममता बनर्जी जी का क्या हुआ? सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि साहब वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी बोलती थी। तो जब उनकी ये स्थिति हो गई, बड़े-बड़े दलों को तोड़ा गया, तो इस वक़्त तो सिर्फ़ कांग्रेस ही है और कांग्रेस ने हमारे जो कि प्रेज़ेंट टाइम प्रभारी जी बना दिए हैं, दलित समाज से है। दलित समाज को लेकर मेरा अपना मानना ये है कि अगर राजेंद्र पाल गौतम जी को अगर बनाया गया है, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत कुछ सोच समझ कर ही सर बनाया है। और अगर मेरा मानना है कि अगर उसमें से वो 30 टू 40% भी अगर काम कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि 27 के विधानसभा के चुनाव में आपको पूरा का पूरा समीकरण ही बदला हुआ नज़र आएगा। हाँ, लेकिन राहुल जी एक बात ये भी तो है कि कांग्रेस पार्टी तो राजेंद्र पाल गौतम जी को बनाया उन्होंने प्रभारी, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दे पे आगे बढ़ रही है, लगातार पीडीए की बात करती है। उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आ ही जाता है। ऐसे में अलायंस में अगर इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो क्या लग रहा है आपको, मतलब टकराहट कहीं दिख रही है क्या? नहीं, फिलहाल तो टकराहट नहीं है, फिलहाल ये होता है, देखिए मेरा मानना ये है कि सीटों के बँटवारे को लेकर थोड़ा-सा आपस में ये होता है कि एक इसको हम कह लें कि साइकोलॉजिकल प्रेशर, कि कौन किसको कितनी अधिक सीटें मिल जाएँ। तो ये हो सकता है कि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है, जैसे कि हमारे प्रभारी जी बोल रहे हैं कि भाई जैसा कि अभी तक ये बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है और समाजवादी पार्टी को अधिक सीटें मिलनी चाहिए, सपा के लोग ऐसा बोलते हैं। हमारे प्रभारी जी ये बोल रहे हैं कि साहब कांग्रेस बड़ा भाई है, कांग्रेस बड़ा दल है और है भी। तो कांग्रेस को बड़े भाई के नाते उसको बराबरी का हक मिलना चाहिए, उसको बराबरी की सीटें मिलनी चाहिए। और मैं फिर अपनी बात को वही दोहरा रहा हूँ कि देखिए ठीक है, कोई चाहे कितनी सीटें ले ले, कोई किसी भी लेवल पे चुनाव लड़ लड़ ले, चुनाव लड़के फिर होगा क्या? आप देखिए बाद में चुनाव लड़ लेते हैं, बाद में सरकार बना लेते हैं और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तोड़-फोड़ में तो माहिर हैं, अच्छी खासी चलती हुई सरकारों को गिरा देते हैं। विधायकों, सांसदों को खरीद लिया जाता है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है कि सर कांग्रेस के साथ अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहता है तब तो ठीक है।
वरना फिर अपनी-अपनी ठपली, अपना-अपना राग। नहीं, वो तो बात सही आपने कहा, लेकिन जब बात आ जाती है कि बड़ा भाई और छोटा भाई, और प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि हमको बराबर की सीटें चाहिए, मतलब बराबरी का मामला होना चाहिए, और पार्टी लेवल पे अगर देखा जाए तो हम आपसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी बड़ी है, ठीक है। दूसरे क्या है कि अगर सीटों के बंटवारे का जो पैमाना है, उस हुँ। पैमाने के लिहाज से भाई कुछ तो रेशियो आप निकालेंगे ना, कि इतने सांसद हैं मेरे पास तो उस हिसाब से मुझे इतनी सीट मिलनी चाहिए, या मेरे इतने विधायक हैं उस हिसाब से मुझे इतनी सीट मिलनी चाहिए। तो इन दोनों जगहों पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बात अ, सही लग रही है कि बराबर बराबर सीटें मिले। देखिए सर, मैं इसका आपने जो बात कही है इसका थोड़ा-सा मैं इसका थोड़ा बैक जाके थोड़ा जवाब देता हूँ आपको। जी जी 14 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, 14 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, समाजवादी जी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ी थी। कितनी जी। लोकसभा की सीटें आई थी? केवल 5 सीटें आई थी। हाँ 19 का लोकसभा का चुनाव होता है, बहुजन समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 लोकसभा की सीटें आती हैं और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें आती हैं लोकसभा की। लेकिन जब 24 का लोकसभा का चुनाव आता है तो अप्रत्याशित तौर पर जब समाजवादी पार्टी अपने पीक लेवल पर थी, तब भी इतनी सीटें नहीं आई थी, जो 37 सीटें कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद आई। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न तो यही है कि सर देखिए पब्लिक लोग हर कोई ये जानता है, समझ चुका है कि भैया कांग्रेस साथ है, सब कुछ ठीक है। कांग्रेस साथ नहीं है, तो सब खेल खराब है। तो सपा को नहीं अगर ये सीटें आई हैं, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस के साथ होने की वजह से आई हैं और हम ये भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि सपा का मेहनत नहीं है, उनके भी अपने संगठन है, अपने लोग हैं, मेहनत है। लेकिन कांग्रेस के साथ आने से एक मूवमेंट बनता है सर, ये मेरा तो मानना है। इसका मतलब ये हुआ कि राजेंद्र पाल गौतम जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बहुत असहज की स्थिति में ला खड़ा किया है। और अगर ऐसी बात है तो इसके पीछे की रणनीति राहुल गांधी जी की क्या है? ऐसा नहीं है। मेरा मानना ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जी को असहज किया गया होगा, ये सोच के नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि देखिए सर, पिछले कुछ चुनावों को उठाकर देख लें, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव। जो मायावती जी को जो वोट बैंक जितना परसेंटेज मिलता था, आप 15 साल पहले चले जाएँ, फिर 10 साल पहले आ जाएँ, फिर 5 साल पहले आ जाएँ, दिन ब दिन वो गिरता चला गया। एक बड़ा दलित समाज का वोट बैंक धीरे-धीरे गिरता चला गया। जब वो गिरता चला गया, फिर वो गया किधर? तमाम राजनीतिक विश्लेषक हम लोग भी ये मानते हैं कि साहब जो है, वो थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ, क्योंकि बहन जी के ऊपर तो दबाव है, सब जानते हैं। तो वो शिफ्ट जब उधर हुआ, कुछ लोग शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वाभिमानी हैं, वो कहते हैं नहीं साहब हम तो उधर नहीं जाएँगे, हम तो केवल वहीं जाएँगे जहाँ हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, हमारा संविधान सुरक्षित है। तो ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस विकल्प है। अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट ये भी है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि ठीक है, जो बीजेपी के ऊपर हम आज एलिगेशन लगा रहे हैं, एक वक़्त में समाजवादी पार्टी के ऊपर भी एलिगेशन यही लगते थे। बस वो जितने थे उनसे दुगने ये हो गए। तो ऐसा एक बड़ा वर्ग जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहता, लेकिन वो सपा को भी वोट नहीं देना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में जब कांग्रेस साथ आती है, तो वो कांग्रेस के नाम पर इस गठबंधन को वोट कर देगा सर। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सब सपा को या कांग्रेस में गठबंधन में प्रभारी जी के बनने से, राजेंद्र पाल गौतम जी के बनने से कोई दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। बस सम्मानजनक की बात है कि भाई सम्मानजनक हमको सीटें मिल जाएँ और उस पर हम चुनाव लड़ लें। नहीं, अब जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी मायावती जी के वहां गए थे मिलने के लिए, तो एक शिष्टाचार भेंट थी या उसके पीछे कुछ और साधने गए थे, कुछ और मतलब अलग से कोई सोचा कि ऐसा है कि अगर एक एक ही तरफ मामला रहेगा तो हो सकता है बार्गेनिंग का कुछ ज्यादा पावर ना हो पाए, इसलिए इधर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं इधर अगर रास्ता, ऐसा कुछ है? सर राजनीति है, जितनी दिखती है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है ये हमारी टॉप लीडरशिप है भई, उनके दिन में क्या मनसा है, क्या रहा होगा, ऐसा हो सकता है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है।
तो ऐसा हो हाँ। भी सकता है, इसमें नहीं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। बात आपने कही कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हाँ, सही बात है, जो इसमें कोई दिख जो कोई जो दिख नहीं रहा है उसके बारे में कुछ बताइए, जो दिख नहीं रहा है, जो पर्दे के उसके पीछे उसके है। बारे में तो यही कह सकता हूँ कि आने वाले समय में, हालाँकि हम समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है, हमारा गठबंधन है, अच्छा गठबंधन है, 24 हाँ, में इसका अच्छा लाभ मिला है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर इस गठबंधन में अगर बसपा प्लस हो जाए, हाँ। सपा, कांग्रेस प्लस बीएसपी, तो मैं समझता हूँ फिर तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में होने से कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं, लेकिन वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए होता क्या है कि बहन जी का मामला थोड़ा सा अलग हो गया। हुआ ये, अब जैसे मेरे ही मंच पे एक पैनल में साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बसपा और एमआईएम हो जाए तो सुपड़ा साफ हो जाए। लेकिन बहन जी का बन नहीं पा रहा है किसी से। एक चीज, एक सवाल ये राहुल जी, कि जिस तरीके से आपने बताया कि बसपा का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसकते हुए आ रहा है, सही तो बात है। क्या 2027 में ये और भी नीचे चला आएगा क्या? अगर देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी ने कोई ठोस स्टेप नहीं उठाया, बहन मायावती जी ने कोई ठोस स्टेप नहीं उठाया, तो हम सब जानते हैं कि देखो भैया, हमारे रिजर्वेशन पर अटैक है, हमारे संविधान पर अटैक है, लोकतंत्र पर अटैक है। चुप रहने से हम लोग तो बचने वाले नहीं हैं। भाई तो हमको तो किसी न किसी के साथ तो जाना ही है। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट तो कांग्रेस है, विकल्प है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि आने वाले समय में ये जो गिरावट बहुत और ज़्यादा आपको नज़र आएगी, और कांग्रेस की तरफ, और चूँकि दलित समाज तो पुराना वोट बैंक रहा है कांग्रेस पार्टी का। भाई नहीं नहीं, दलितों को हक अधिकार जो मिले हैं, वो सिर्फ किसकी देन दलित है? कांग्रेस की ही देन है सर। सिर्फ दलित समाज जो है कि बल्कि फिर कांग्रेस पुराने दौर की तरफ अगर जाए तो दलित के साथ अल्पसंख्यक भी जुड़ा था उसके साथ, हाँ, सही बात है सर। और ब्राह्मण भी जुड़ा था। ब्राह्मण भी जुड़ा था, और सही बात है। फिर तो दलित प्रभारी इन्होंने बना दिया है। अगला लक्ष्य ब्राह्मण और अल्पसंख्यक को भी साधने का है क्या? देखिए सर, हमारे दलित समाज से हमारे प्रभारी हो गए पार्टी से। सीएलपी लीडर हैं जो हमारी आराधना मिश्रा मोना जी हैं, वो ब्राह्मण समाज से हैं, कद्दावर नेता हैं पूर्वांचल से। जी। और प्रदेश अध्यक्ष के लिए अब ये चर्चा है, अब कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, कि हो सकता है कोई ओबीसी समाज से है। अब हो सकता है कि हमारे अध्यक्ष जी प्रेजेंट टाइम में, मैं ये नहीं बोलता हूँ, बने रहें, जी। अच्छी बात है। लेकिन ऐसी चर्चाएँ हैं, क्योंकि तमाम राज्यों में ऐसा चल रहा है कि परिवर्तन की बात चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएँगे। मुस्लिम समाज से कोई प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है मुस्लिम समाज से मुस्लिम समाज से एक से एक बड़े नेता हमारे हैं। अब प्रदेश में कौन है? अब जो चर्चा सबसे अधिक अगर किसी की है, तो सहारनपुर से हमारे सांसद महोदय हैं, इमरान मसूद साहब। हाँ, इमरान मसूद साहब। हाँ, तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो है, क्या डिसीजन लेगा, ये तो पार्टी का अब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब सवाल राहुल जी यहाँ आ गया कि चलिए ये तो कांग्रेस और सपा की बात हुई। अब आप दोनों लोग जब मिल जाएंगे और सामने जिससे मुकाबला होने जा रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी, जी, उससे लड़ने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? क्योंकि वो देखिए धार्मिक राष्ट्रवाद पे तो बहुत आगे। जी। ठीक है, तो धार्मिक राष्ट्रवाद की काट सिर्फ पीडीए दलित से हो जाएगा कि कुछ और आप लोगों को करना पड़ेगा जनता के लिए? अ, धार्मिक राष्ट्रवाद की मेरे अनुसार सबसे बड़ी काट ये है कि हम मुद्दों को लेकर बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी बात करें, और धार्मिक धर्म की भी अगर बात कर लें, तो ये तो नंबर 1 के चंदा चोर हैं भाई। इन्होंने तो धर्म को भी नहीं छोड़ा। आप छोड़ देखिए ना, राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने तो भगवान राम को ही चंदा जो है चोरी कर लिया। हज़ारों करोड़ों का रुपए गबन कर लिए हैं। तो अब ये किस मामले में कहाँ खड़े होंगे? तो इनका जो चेहरा है वो उजागर हो गया है, पूरे देश और दुनिया ने देख लिया है कि दुनिया भर के लोगों ने जो श्रद्धा पूर्वक अपना जो दान दिया था, अपने 1 पैसे से लेकर, और इसने करोड़, जिसका जैसी श्रद्धा था जैसा किया, तो ये तो मतलब एक तरीके से चोर साबित हो गए हैं।
तो आप क्या ही कर सकते हो उसमें? इसमें तो कोई, इसमें भी ये बच नहीं पा रहे हैं। हर तरीके से फँसे हुए हैं। अब वो एक फंसे अलग हुए विषय हैं, है फंसे कि हुए हैं। ये अब एक सवाल बनता है अब कि 2027 में अगर सरकार आप लोगों के अलायंस में बनती है तो नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और बाकी जितने दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप लोगों की प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, इसके लिए प्राथमिकता, मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। सपोज़ करिए तेलंगाना मॉडल उठा लीजिए, चाहे कर्नाटक का मॉडल उठा लीजिए, जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। या आप 2014 से पहले का समय उठा लीजिए। 14 से पहले तक, 4 से 14 तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, उस वक़्त देश की स्थिति क्या थी? रोज़गार के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में, हर चीज़ में नंबर 1 हमारा देश था। उस वक़्त हमारी जो गिनती होती थी, रूस, अमेरिका, चीन, इनसे सबसे होती थी। आज स्थिति क्या है? तो कांग्रेस की प्राथमिकता यही होगी, या गठबंधन, हमारी गठबंधन की जो सरकार है, इसकी प्राथमिकता सर्वप्रथम रोज़गार, दूसरा विकास, स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा, जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो इन चीज़ों को लेकर हम लोग काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ी बात आपने कही कि बीजेपी इस टाइम चारों तरफ से घिरी हुई है और वो दिख भी रहा है और जनता भी देख रही है। ये सच है कि राम मंदिर जो मुद्दा जो चढ़ावा चोरी का है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, बड़ी फजीहत, बड़ी थूथू फजीहत हो गई है। उसके साथ साथ और मुक्तेश्वरानंद जी जो वो है हुँ, शंकराचार्य हैं, वो शंकराचार्य हैं सरस्वती महाराज। गौ गौ माता के मुद्दे को लेके बहुत ज्यादा एकदम से धारदार तरीके से वो उत्तर प्रदेश में निकल पड़े हैं उसकी लड़ाई को लेके। तो अच्छा, आप ही उसमें बताइए सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगा जी सर। जी सॉरी, जैसे ये अपने आप को बहुत बड़ा धर्म भक्त कहते हैं, कि धर्म के जी नाम पर वोट माँगते हैं। जी गौ माता को लेकर देश भर के मुस्लिम समाज ने अभी एक मुद्दा उठाया था कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए आप, हाँ। क्या दिक्कत है? भाई, आप इतने बड़े गौ माता को आप माता मानते हो, आस्था बात का विषय है, तो कर दीजिए, क्यों नहीं इन्हीं करते सब हैं? राहुल जी, इन्हीं सब वजहों से जनता मतलब भाजपा घिरी हुई है और जनता समझ रही है क्योंकि देखिए राम मंदिर का मामला इतने बड़ा लेके चले थे ये लोग और यहाँ तक आए और आज ये फजीयत हो गई। उसके बाद गौ माता का मामला चल रहा है, उसकी डिमांड भी की जा रही है और मुस्लिम वर्ग से भी ये बात कही जा रही है कि हम आपके साथ हैं, क्यों नहीं आप घोषित कर देते। डबल इंजन की सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है संसद के अंदर भी पास करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को जनता समझे और इन्हीं इन्हीं वजह से ये भाजपा घिरी भी है। अब देखना ये है कि इसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उठाती है और दूसरे ये कि जनता के हित को लेके कैसी लड़ाई लड़ती है। समय आने पे ये पता ही चल जाएगा कौन कितने पानी में है। बहरहाल आपने समय दिया राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। फिर किसी मुद्दे पे आपसे जरूर बात करेंगे। नमस्कार।